नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस का किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर के क्या विवाद है, क्यों विवाद है, सब कुछ इस वीडियो में जान पाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का राइट मिला हुआ है। तो आर्टिकल 124(2) है संविधान का, ये अनुच्छेद है जो यह कहता है कि प्रेसिडेंट को यह पावर है कि वह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि प्रेसिडेंट हैज पावर टू अपॉइंट जजेस एंड सीजीआई ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द कंसल्टेशन विद सीजीआई एंड अदर जजेस इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को लेकर के विवाद कई बार शुरू हो जाता है। अब दूसरा चीज, एक तो आपको मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, एक दूसरा भी चीज वीडियो को और डेप्थ में जाने से पहले समझ लीजिए कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। आपने बहुत बार इस वर्ड को सुना होगा, कॉलेजियम सिस्टम। तो ये एक ग्रुप ऑफ जजेज है जिसमें सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं जो हेड करते हैं इस ग्रुप को। इसके अलावा 4 सीनियर जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के 4 मोस्ट सीनियर जज होते हैं जो इस ग्रुप के पार्ट होते हैं। यही कॉलेजियम, इसी ग्रुप को कॉलेजियम ग्रुप कहते हैं। यही जो ग्रुप है, जो जजेस की ग्रुप है, ये लोग रेकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि किसको जज बनाया जाना चाहिए और किसको ट्रांसफर करना चाहिए। तो जो भी ये रेकमेंड करते हैं उसके आधार पे प्रेसिडेंट जो है अपना डिसीजन लेते हैं और प्रेसिडेंट जो है मिनिस्ट्री से, जो भारत सरकार है, उनसे राय लेते हैं और उसके आधार पे आगे जो भी फर्दर उस पर कार्रवाई होती है, अपॉइंटमेंट की या जो भी चीजें होती है वो डिसाइड करते हैं, जिसके बारे में और डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये मैंने आपको 2 चीज आपको बता दिया। अब देखिए विवाद कहां से शुरू हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया कि कॉलेजियम सिस्टम है, इधर प्रेसिडेंट है। विवाद कहां से शुरू हुआ? अंटिल 1973 तक कन्वेंशन वाज फॉर्म्ड दैट सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज अपॉइंटेड एज सीजीआई। ये 1973 तक की बात है। जो भी मोस्ट सीनियर हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के जज, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया जाता था। लेकिन 1973 में चेंज आया और 1973 में ऑनरेबल एन रॉय वाज अपॉइंटेड एज सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये एन रॉय साहब हैं, इनको एज ए सीजीआई अपॉइंट कर दिया गया, which violated convention because Justice A.N. Roy was superseded by three senior most judges to him। 3 लोगों को छोड़ करके ऑनरेबल A.N. रॉय का नंबर आता था। तो 1973 से पहले जो एक प्रेसिडेंट चला आ रहा था उसको ब्रेक करके 1973 में 3 सीनियर मोस्ट जजेज को छोड़ करके ऑनरेबल A.N. रॉय का नंबर था, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। इनके बनाने के बाद से ऐसा नहीं कि पहली बार केवल इन्हीं के साथ हुआ, इसके बाद से एक बार और इंसिडेंट हुआ 1977 में। इस समय भी सीजीआई एमएच बेग थे, ये एमएच बेग, ऑनरेबल एमएच बेग साहब हैं, इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और इनकी भी अपॉइंटमेंट जो हुई थी वो एक सीनियर मोस्ट जज को सुपरसीड करके हुई थी। सीनियर मोस्ट जो ऑनरेबल जज थे उनको नहीं बनाया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एमएच बेग साहब को बना दिया गया था। इसके बाद से ये सारा विवाद शुरू हो गया और ये विवाद जो है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में शुरू हो गया। तो आप ये देखिए, ये विवाद की कहानी है। इस विवाद के बाद से अभी तक मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस समय तक 1977 तक कॉलेजियम सिस्टम नहीं था, किसी भी तरीके से कॉलेजियम सिस्टम नहीं काम करता था। 1973 के बाद से, 77 के बाद से कॉलेजियम आया। अब ये देखिए, इसमें मैं आपको कुछ इंसिडेंट बताने जा रहा हूं। सबसे पहले इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में ही केस आया और सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस आया तो पहला जो ये केस आया वो 1982 में आया। इस केस को एसपी गुप्ता केस के नाम से जानते हैं। इस केस में 2 वर्ड्स को बहुत तरीके से एलैबोरेट किया गया और डिफाइन किया गया। एक वर्ड था कंसल्टेशन और दूसरा वर्ड था कंकरेंस। इसका मतलब यह है
कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 124(2) है उसमें जो प्रेसिडेंट से कंसल्टेशन के लिए बोला गया है या कंकरेंस के लिए बोला गया है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी जो नाम भेजती थी कि इनको चीफ जस्टिस बनाया जाए या इनका ट्रांसफर किया जाए, उसमें क्या केवल कंसल्टेशन होता है या उनको सहमति देनी है, केवल क्या अपना ओपिनियन देना है राष्ट्रपति को या सहमति देनी है। तो ये दो वर्ड डिफाइन किया गया और बताया गया कि भाई उस पे राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी है। ये आर्टिकल 124 में लिखा गया कि भाई सहमति देनी है। अब क्या इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट डिस्कस 2 पॉइंट्स, कंसल्टेशन एंड कंकरेंस, सेड दैट द कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस इन आर्टिकल 124(2). तो ये सुप्रीम कोर्ट ने एसपी गुप्ता के केस में कहा। सेकंड जो विवाद आया, सेकंड विवाद के अंदर ये 1993 का है। दिस पिटीशन फाइल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन। आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस जब फाइल किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एओआर बोला जाता है, उनके माध्यम से ही फाइल किया जाता है। उनका भी एक एसोसिएशन होता है। इन लोगों ने एक केस फाइल किया, 1993 में फाइल किया और इसी केस के अंदर कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। यानी ये कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1993 में इंट्रोड्यूस हुआ। अब कॉलेजियम सिस्टम जब आ गया तो क्या हुआ मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा। अब एक और केस के बारे में मैं बात कर लेता हूं, ये 1998 का है। After this case, Supreme Court said that only CJI won't be part of consultation process. Other four most senior judges of the Supreme Court would be part in this system. In 1998 में हुआ। मतलब पहले कॉलेजियम मतलब रिकमेंडेशन जो होता था वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा जाता था। उसके बाद से 1998 के बाद से ये हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में 4 जो सबसे मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेज होंगे वो भी इसके पार्ट होंगे, उस कमेटी के पार्ट होंगे जिसको कॉलेजियम बोला जाता है। वो किसी भी जज को अपॉइंट करने के लिए रेकमेंड करेंगे राष्ट्रपति के पास में या ट्रांसफर करने के लिए भी रेकमेंडेशन जाएगा और उसके हिसाब से निर्णय किया जाएगा कि किसके पक्ष में जाता है, राष्ट्रपति मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब नेक्स्ट जो आपके पास आता है जो विवाद है, अब ये है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम में एक सीजीआई हो गए और 4 मोस्ट सीनियर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गए। लेकिन क्यों विवाद है इस कॉलेजियम सिस्टम पे भी, क्यों विवाद है और क्या कारण हुआ कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014 को लाना पड़ा, तो इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो कॉलेजियम सिस्टम है उस पर सबसे बड़ा आरोप यह लगता है कि जो जजेज हैं, ऑनरेबल जजेज हैं, उनके फैमिली मेंबर से ही लोग जज बनाए जाते हैं, बाहर के लोगों को नहीं बनाया जाता है। एक दूसरा आरोप यह भी लगाया जाता है कि जितने भी जजेज बनते हैं, जैसे मान लीजिए एक जज दूसरे जज को जानते हैं, एक जज दूसरे वकील को जानते हैं, उन्हीं को जज अपॉइंट किया जा सकता है। तो इससे टैलेंट जो है वो ठीक तरीके से एक्सप्लोर नहीं हो पाता है। तो ये आरोप है जिसको कहा गया कि कॉलेजियम सिस्टम का जो मेन क्रिटिसिज्म है वो ये है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी नहीं है भैया, किसको बनाया जाएगा किसको नहीं बनाया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि क्यों बना दिया कुछ पूछ नहीं सकते, इस तरीके की बात, इस तरीके का आरोप कॉलेजियम सिस्टम पे लगाया जाता है। अब 2014 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया नरेंद्र मोदी सरकार में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2014। ये 99th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था और इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके 99 अमेंड करके इस एक्ट को लाया गया और कहा गया कि एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जो ये एक कमेटी होगी, इस कमेटी में भी कुछ लोग होंगे और ये कमेटी डिसाइड करेगी कि किस तरीके किसको जज के लिए अपॉइंट करना चाहिए और जजेज का कहां ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इस कमेटी का जो कंपोजिशन बनाया गया वो ये बनाया गया कि एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होंगे, तीसरा एक लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे और चौथा है 2 एमिनेंट मेंबर्स ऑफ दैट आर चूजन बाय द सिलेक्शन कमिटी। 2 एमिनेंट मेंबर्स अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, इन लोगों के अलावा 2 और लोग चुने जाएंगे जो कमेटी ही चूज करेगी कि कौन 2 लोग होने चाहिए। तो ये एक स्ट्रक्चर बनाया गया और इस स्ट्रक्चर को कहा गया कि कॉलेजियम के जगह पे ये स्ट्रक्चर काम करेगा। लेकिन 2015 में जो है
इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया और इस पर रोक लगा दिया। तो ये अभी भी विवाद चल रहा है। जो हमारे वर्तमान ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब, उनकी तरफ से ये पूरी कोशिश, एफर्ट है कि अकाउंटेबिलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पूरी कोशिश। वो कई पब्लिक मीटिंग्स में भी ये कहते हुए सुना गया है। सरकार जो कि पहले बहुत उसके तेवर तीखे थे कि भाई जब किरण रिजिजू साहब थे उनके समय में कि अपॉइंटमेंट के लिए हमें इस एक्ट को, एनजेएसी को फॉलो करना ही करना है, लेकिन अब थोड़ा टोन डाउन हुआ है और ऐसा लग रहा है कि ये विवाद थमता हुआ दिख रहा है। आगे क्या होगा देखते हैं, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का आज के डेट में अपॉइंटमेंट होता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट लीगल वीडियो सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।